हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक जी। आज जो हम स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग स्टैंडर्ड पे बात करेंगे, वो है IFRS 9। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है और हर बार हर सेशन में F7 के हर पेपर में ये एग्ज़ामिन होता है। बेशक ये थोड़ा उसमें MTQ में आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे, या एग्ज़ामिनर ये आपको जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट के अंदर भी ये कुछ ना कुछ इसका पोर्शन में लाइक टच ज़रूर देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है जिस पे हम लोग ये बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। एक है फाइनेंशियल एसेट्स और हम दूसरा पढ़ेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, क्या कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, तो वो में हम लोग बात करेंगे। तीन चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एसेट में आती हैं। फाइनेंशियल एसेट है या तो कैश, या है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। और इसके सामने मैं लाइबिलिटी भी लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। और इसके थर्ड पॉइंट अभी मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा भी, अभी जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसके बाद मैं सारा एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। ओके, एक और पॉइंट है वो मैं अभी बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश। कैश तो एक फाइनेंशियल एसेट है। आपके पास कैश है तो आपके पास एक एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है आपके पास। ठीक है, अभी सिर्फ हम बात करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स की। दूसरा पॉइंट है जिस पे हम लोग मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। यानी कि आपके पास कोई आपने एक ये एग्रीमेंट किया है कि जैसे आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है मुझे कैश देने का, तो जैसे आप मेरे डेटर हो तो फिर मेरे लिए आप एक फाइनेंशियल एसेट हो। बिल्कुल सही। जैसे आपको कहते हैं, आप बोलते हो कि मैं आपसे आपने मेरे से एक मोबाइल लिया और आप बोलते हैं कि मैं आपको ये मैं इसका कैश दे दूंगा, मैं कल आपको इसके बदले में कैश देता हूँ, तो फिर ये जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इसमें मैं आप मेरी बुक्स में आप एक डेटर्स हो गए। यानी आपकी बुक्स में मेरी लाइबिलिटी होएगी कि आपकी बुक्स में होएगा कि मैंने आपने मुझे पे करना है, और मेरी बुक्स में ये होएगा कि मैंने आपसे ये पैसा लेना है। तो अगर मेरा एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट आ गया ना मेरे पास, कि मेरे पास एक राइट है कि मुझे कैश आपसे लेना है, ये मेरा हक है, मेरा राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका राइट है मेरे पास कि आई हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। यहाँ पे सिर्फ कैश की बात हो रही है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने लिखा हुआ है लाइबिलिटी का।
इसके ऑपोजिट मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इसका मतलब है कि आपके पास ये फिर ऑब्लिगेशन है, ये आपकी फिर लाइबिलिटी है कि आपने मुझे कैश पे करना है, ठीक है। फिर आपकी ये बन जाएगी लाइबिलिटी और मेरे लिए बन जाएगा फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। यहाँ तो बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। मैंने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अ फाइनेंशियल एसेट आल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। इस पे थोड़ा मैं डिटेल में बात करता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँ, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, यानी कि मेरे पास राइट है। आप बोलते हैं कि मैंने आपको मोबाइल बेचा, ठीक है। आप कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है देने को, कैश नहीं है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ यार एक काम करते हैं, आपके पास अगर कैश नहीं है, जो अगर आपके पास मुझे कैश नहीं दे सकते, फिर आप ये करो, आपने जिस बंदे से, जो आपका डेटर है ना, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल एसेट है, जो जिससे आपने पैसे लेने हैं, वो मुझे दे दो, मैं उससे पैसे ले लूँगा, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। मैं वो एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपसे लेने हैं 50 रुपये, ठीक है, और आपने आगे एक आदमी को दिए हुए हैं 100 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। 100 रुपये आपने आगे किसी को दिया हुआ है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि आप मुझे वो उस बंदे से मिलवा दो, आप वो जो डेटर है 50 रुपये वो मुझे भेज दो, तो मैं ज़्यादा है कि उससे बात कर लूँगा, मैं उससे जो है बोल दूँगा कि आपने मुझे बोला है कि जो 50 है वो मुझे दे दो, और 50 है जो वो आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह से 100 का बैलेंस आपका इक्वल हो जाएगा, और फिर मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है फाइनेंशियल एसेट का, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट ही है। या तो आप कैश दे दो, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश हो, या फिर मैं कहता हूँ अगर कैश नहीं है आपके पास, तो जिससे आपका जो जिसको आपने पैसे दिए हैं, तो जिससे आपने पैसे लेने हैं, या वो ले लो, या फिर आप मुझे अपना डेटर सेल कर दो, या फिर मैं आपका डेटर ले लेता हूँ, तो बात तो सेम है। यानी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अ फाइनेंशियल एसेट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। यानी अगर आप मुझे अपना फाइनेंशियल एसेट भेज दो या कैश भेज दो, तो मेरे पास वो फाइनेंशियल एसेट ही मेरे लिए। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अ फाइनेंशियल एसेट इज़ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। यानी आपके लिए क्या है कि आपने ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मैं अपना फाइनेंशियल एसेट ही भेज देता हूँ, यानी आपने मुझे बोला है कि मैं अपना फाइनेंशियल एसेट ही बेच देता हूँ, या फिर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपना डेटर ही बेच रहा हूँ, आप मुझे अपना डेटर बेच रहे हो, तो फिर आपके लिए ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आप अपना फाइनेंशियल एसेट मुझे दे रहे हो ना, तो आपकी ये लाइबिलिटी क्या है कि आपने मुझे अपना फाइनेंशियल एसेट जो है वो मुझे दे रहे हो, तो फिर मेरे पास ये आपकी ऑब्लिगेशन होगी और मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। अब मैं तीसरी बार लिखता हूँ। अब देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कह लो या ऑर्डिनरी शेयर्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कह लो या ऑर्डिनरी शेयर्स कह लो, बात एक ही है। कि मैं बोलता हूँ कि मैंने कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स ख़रीद के रखे हुए हैं, ख़रीद लिए हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शेयर है वो मेरे लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि मेरा एसेट है वो, लेकिन इसके आगे मैंने देखो क्रॉस किया हुआ है, इसके आगे मैंने क्रॉस किया हुआ है कंपनी की, जो जिससे मैं शेयर्स ख़रीद रहा हूँ ना, उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उसके लिए तो इक्विटी है, इसके लिए तो ये इक्विटी है, इसके लिए तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहा हूँ, या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। देखिए, उसके अगेंस्ट कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी की तो इक्विटी है। जैसे ऑनर्स ही, जैसे शेयर होल्डर जो हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं, वो भी कंपनी के ऑनर्स ही होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एसेट में नहीं आती, उसके बारे में बात करते हैं। मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ।
अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल एसेट में नहीं आती। ओके, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पीपी। आपके पास एक बिल्डिंग है सपोज, ठीक है, चले मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा जैसे घर है, तो मेरा जैसे रूम है, या मेरा यहाँ पे लाइक सोफ़े लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने एसी लगाया हुआ है कमरे के अंदर, या कुछ भी है, तो मेरे लिए ये मेरा एसेट है, ठीक है। क्या है, हम लोगों ने ये 3 पॉइंट आप याद रखना, किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है, उसके लिए 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट हैं। क्या कैश है, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, क्या शेयर्स तो नहीं है। बस ये 3 चीज़ें देखना। ये 3 चीज़ें होंगी तो फाइनेंशियल एसेट है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अब ये देखो, मेरे लिए क्या बिल्डिंग, हम लोग पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले मैं मारता हूँ लाइट यहाँ पे पीपी। पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पीपी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग ले लो। क्या बिल्डिंग कैश है? बिल्डिंग कैश नहीं है, इट्स नॉट अ कैश, ठीक है। इस पे कायदे आज़म की तो फ़ोटो नहीं बनी हुई ना, तो यहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ की या फिर कोई क्वीन की तो फ़ोटो नहीं है, ठीक है। सेकंड, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, यहाँ पे कैश की बात हो रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर तो मैं किसी को ये बेचूं, अगर तो मैं बेचूं तो फिर ये कह सकते हो, लेकिन वैसे नहीं, अभी नहीं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीव राइट टू रिसीव नहीं है मेरा, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा बात, क्या ये शेयर्स हैं? नहीं, ये शेयर्स भी नहीं है। इसका मतलब ये पीपी जो प्रॉपर्टी प्लांट की इक्विपमेंट है, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है। अब इन्वेंट्री पे बात करते हैं। आप देखो, पूरा आपको कुक करके सुनाऊंगा मैं, पूरी की पूरी आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल भी कहूँगा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, और मैं आपको एक बेसिक अपने जो भी पॉइंट बताऊंगा उसका मैं जस्टिफाई भी करूँगा एग्जांपल के साथ, ठीक है। इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री क्या फाइनेंशियल एसेट है? क्या कैश है? नहीं, कैश तो नहीं है। हम लोगों को ये 3 पॉइंट देखने हैं बस। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपने इन्वेंट्री, जैसे मेरे सपोज मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास जो भी फाइनेंस, वो मेरे लिए इन्वेंट्री है। जब तक बिकता नहीं, जिस दिन वो बिक गया उस दिन से फिर मेरा वो फाइनेंशियल एसेट होएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव मेरे पास उस दिन आएगा जिस दिन इन्वेंट्री बिकेगी। जिस दिन इन्वेंट्री बिकेगी उस दिन मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव आएगा, उस दिन ये फिर फाइनेंशियल एसेट होएगा। अगर तो जिस दिन ये इन्वेंट्री है, जिस टाइम तक ये मेरे पास इन्वेंट्री में रहेगी, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। कैश और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, नहीं है। क्या ये शेयर्स हैं? नहीं, ये शेयर्स भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं IAS 2, इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग IAS 16, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरे पे बात करते हैं अब। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम देखते हैं। एडवांस इनकम में क्या सीन है? देखो, सबसे पहले कैश है, एडवांस इनकम।
अब ये डिपेंड करता है कि कैश में आ रही है कि किस में आ रही है। चलें ये बाद में पॉइंट देखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव है हमारे पास कि नहीं, ये देखते हैं। एडवांस इनकम, देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। एडवांस इनकम में क्या होता है कि आपसे मैं कुछ ले लेता हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सपोज, ठीक है। आपने मुझे पहले पेमेंट कर दी, आपने बोला, मैंने जैसे एडवांस में ली, मैंने बोला मैं आपको 3 महीने पढ़ाऊँगा, 3 महीने पहले आप मुझे जो है ना 25,000 या 10,000 जो भी है वो मुझे पैसे दे देना। आप मुझे पहले एडवांस में देते हो, फिर मैं आपको सर्विस देता हूँ अपनी। आपके लिए तो प्री पेमेंट है, राइट। जो आपके लिए प्री पेमेंट है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव सर्विसेज है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो राइट टू रिसीव जो है वो कैश नहीं है, वो सर्विसेज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव सर्विस है। जैसे मैं आपसे क्लासेस ले रहा हूँ सपोज, और मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपसे क्लासेस ले रहा हूँ, और बीइंग अ ट्यूटर मैं आपको पहले 10,000 दे देता हूँ, आप मुझे सर्विस दोगे ओवर द टाइम, यानी कि 3 महीने में सर्विस दोगे, तो मेरे लिए फिर वो राइट टू रिसीव कैश नहीं है, राइट टू रिसीव योर सर्विसेज है, ठीक है। क्या ये शेयर्स हैं? नहीं, ये शेयर्स भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वारंटी पे बात करते हैं। क्या ये कैश है? नहीं, कैश नहीं है। क्या ये यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। इस पे 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। 99% तो है कि नहीं है, कि वो कहते हैं जैसे आप मेरे से मोबाइल लेते हो या आईफोन से, एप्पल से कोई चीज़ प्रोडक्ट लेते हो, तो वो आपको अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपको कैश वापस नहीं करते, वो आपको कैश नहीं देते। इसका मतलब राइट टू रिसीव, आपके पास कैश नहीं है, वो आपको प्रोडक्ट या तो रिप्लेस करके देते हैं या रिपेयर करके देते हैं, ठीक है। आपने लिनोवो से एक लैपटॉप लिया, उसमें विद इन 1 ईयर उसके में लिखा होता है कि 1 साल की वारंटी है, और उसमें वारंटी में अब वो ख़राब हो गया, तो आप जाते हो क्लेम करने के लिए, तो वो आपको वापस कैश नहीं दे देते, वो आपको कैश वापस नहीं करते, वो आपको या तो रिपेयर करके देंगे या तो वो आपको उसको रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई हमें। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है इसमें, 99% चांसेस है कि नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कपड़े के यहाँ पे M&S है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आल्डो है, यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन पे मैंने भी जाके ट्रेड किए। मार्क एंड स्पेंसर है, वो क्या करते हैं, आप जाओ, आपको आपने शर्ट ली, आपने पसंद नहीं आई, अगले दिन जाके आप वापस करते हो तो उसी टाइम वो आपको कैश वापस कर देते हैं। वो आपको ये नहीं कहते, कुछ स्टोर्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको कैश नहीं देंगे, आप कोई और शर्ट ले लो, कोई और पैंट ले लो, कोई और कपड़े ले लो। लेकिन कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो आपको ये उसी टाइम ऑन द काउंटर, ऑन द टाइम स्पॉट आपको वो दे देते हैं, कैश दे देते हैं। तो उनके लिए ये फाइनेंशियल एसेट जो है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि उस पर कैश आपको वापस मिल रहा है। आपने वो प्रोडक्ट वापस कर दिया, आपने बोला साइज़ नहीं मैच कर रहा, या आप कहते हो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, कपड़े मेरे पसंद के नहीं है, तो आप उस कपड़े वापस करते तो आपको ये नहीं कहते कि आपको कोई और ले लो या शर्ट कोई और ले लो, वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। तो इस केस में अगर आपको पैसे वापस मिल रहे हैं तो इस केस में आपको वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उनके लिए है और आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है, शेयर्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जैसे ये गारंटी वाली बात करते हैं। जैसे टीचर ने बोला, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सपोज आप मुझसे क्लासेस नहीं ले रहे एनीवे, लेकिन अगर आप लेते हो क्लासेस, मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है मेरी फ़ीस है 20,000, ठीक है, आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो, और मैं बोलता हूँ अगर तो एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे एग्रीमेंट करता है कि सर अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं उससे बोलता हूँ चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे क्लासेस ले रहे हो और मुझसे लाइक फिर भी फ़ेल हो जाते हो, फिर जो है मैं आपको अगली अटैम्प्ट फ्री में पढ़ा दूँगा। इस केस में भी मैं आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरे सर पे नहीं है,
मनी फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि मैं आपको कैश नहीं दे रहा, मैं आपको वापस सर्विस दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, इस महीने पास नहीं कर सके तो अगली अटैम्प्ट में, सितंबर अटैम्प्ट में या दिसंबर अटैम्प्ट में मुझसे फ्री क्लासेस ले लो, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट है जो जिससे मैंने ये एग्रीमेंट किया, चलो ठीक है, अगर तुम फेल हो गए तो मैं आपको आपकी फ़ीस वापस कर दूंगा, तो उस केस में मेरे सर पे फाइनेंशियल लायबिलिटी है और आपके लिए फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि मुझे वापस पैसे वापस करने ना, कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स हो गए, जो भी है वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, वो आपके लिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैक्स इज़ नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो टैक्स है, इनकम टैक्स या इनकम टैक्स, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, जो टैक्स है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, वो तो आपने पे करनी ही करनी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है या स्टैट्यूटरी है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, ये तो था बेसिक्स, यहाँ पर तक तो आपको बात समझ आ गई है, राइट। आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने IAS 33 में भी पढ़ाते हुए बताया था कि प्रॉफिट में से हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए, जो हम लोग EPS के लिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड में पढ़ाया है कि EPS का प्रॉफिट कौन सा लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, या कौन सा वाला अपने प्रॉफिट लेना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट भी निकाल दो, उसमें से टैक्स भी निकाल दो, उसके बाद जो बचेगा वो भी शेयर होल्डर का नहीं है, उसमें से आपको पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का होएगा। तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे कंपनी है उसको पैसे की ज़रूरत है अभी, ठीक है, वो क्या करती है, वो एक शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और कैश कलेक्ट कर लेती है, कैश ले लेती है, लेकिन उनको फिर प्रॉमिस करती है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, कि आपने मुझे जो ये कैश शेयर्स दिए हैं, इसके बदले जो पैसा दिया है, हम आपको लोन नोट दे रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, तो इनका हम लोग रिडीम करने के बाद, यानी इन शेयर्स के अगेंस्ट हम आपको 3 साल के बाद कैश देंगे, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बट ऑर्डिनरी शेयर्स आप, मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया मैंने, तो उस कंपनी में मेरे लिए तो शेयर्स हैं, लेकिन उस कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, उस कंपनी के लिए तो ये इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी है। आपने, अगर मैंने जैसे किसी भी कंपनी में एक शेयर्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं मैंने, जॉनी लीवर्स के या कोई जो भी है, मैंने एक शेयर परचेज़ किए हैं स्टॉक मार्केट में से, तो वो मेरे लिए तो एसेट है, क्योंकि मैंने शेयर्स ख़रीदे हैं, मेरे लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कंपनी के लिए वो लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की इक्विटी है, क्योंकि मैं शेयर्स ख़रीद रहा हूँ, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। आगे देखो, मैं अब हम यहाँ तक तो इस तरह बेसिक पॉइंट है, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पे।
अब देखो, अब देखो, मैंने मैंने क्या क्या मुझे तो लाइक लोन चाहिए था, ठीक है, मुझे एक लोन चाहिए था। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने बोला मुझे लोन चाहिए $1000 का, ठीक है, $1000 का मुझे लोन चाहिए। मैंने बोला $1000 का मुझे लोन चाहिए, लेकिन मैं दूंगा 3 साल के बाद, ठीक है, तीसरे साल मैं वापस कर दूंगा। तो उसने क्या बोला, उसने बोला चलो ठीक है, आप जो है मुझसे, मैंने बोला यार मैंने, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैंने इंटरेस्ट नहीं देना। मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, ठीक है, इफेक्टिव रेट जो मार्केट का है, सपोज इफेक्टिव रेट चल रहा है 10% मार्केट का, और मार्केट रेट बोल दो, मार्केट इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है 10%। मैंने बोला यार तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुमको ना इंटरेस्ट नहीं देना, और मैं तुम्हें 1000 जो है ना, मुझे 1000 चाहिए। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे क्या लेना है इंटरेस्ट, तो मुझे मैं तुम्हें 1000 देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, 3 साल के बाद मुझे ना 1000 की बजाय 1331 रुपये दे देना, ठीक है। आप मुझे भी पता चल गया, लाइक मुझे लगा कि अब मैंने जिस आपसे मांगे हुए थे, सपोज करें मैंने आपसे पैसे मांगे हुए थे 1000, आपने बोला कि चलो ठीक है मैं आपको जो है 1000 दे देता हूँ, लेकिन फिर ना आप मुझे काम करना, 3 साल के बाद 1000 नहीं देना, फिर मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम 331 का अलग से दे देना। अब मैं समझ गया कि ये मुझे इंटरेस्ट फिर भी ले रहा है, लेकिन बात चेंज करके, यहाँ तो इंटरेस्ट कह लो या फिर रिडेम्पशन प्रीमियम कह लो, बात तो सेम है, ले मुझसे वो 10% ही रहा है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कैलकुलेट कर रहेंगे हम लोग। अब आप देखो, हम लोगों ने अब ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर ही रेट लगता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर ही हम लोग वो लगाते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इस डेट ईयर 1 में मेरा लोन कितना था आउटस्टैंडिंग, मेरा आउटस्टैंडिंग लोन था $1000, इस पर मैं लगाऊंगा 10%, कितना आएगा 110, सॉरी 100 आया, 100 आ गया, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। पहले साल का मुझे मालूम है कि 10% लगेगा आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर, तो 100 आ गया। अब मैं एंट्री क्या बनाऊंगा इस साल, इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं ये ग्रीन कर देता हूँ, इस साल मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कितने से, 100 से, और ये अमाउंट किस में डालूंगा, क्योंकि अब मेरा जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है, 10% मुझे इंटरेस्ट देना है और 1000 का लोन देना है, इसको लोन में डाल दूंगा मैं, इस वैल्यू को मैं लोन में डाल दूंगा। तो लोन मैंने क्रेडिट कर दिया, लोन 100 से मैंने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है अब मेरी लोन की क्या वैल्यू होगी, इस साल मेरी लोन की वैल्यू होगी, अब मुझे कितने का लोन देना पड़ेगा, 1100 का। इस साल पहले साल के एंड पे मेरा अब लोन पहले 1000 का था, अब हो गया 1100 का, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया, तो क्या मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है ना। दूसरे साल फिर 10% इंटरेस्ट लगाएं इसके ऊपर, एट द रेट ऑफ, इस पर 10% लगाओ, अब कितनी वैल्यू होगी, अब मेरा एक्सपेंस आया 110, ठीक है। अब मैं इधर एंट्री क्या बनाऊंगा, इधर एंट्री बनाऊंगा सेम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना मुझे देना है, 110 रुपये, और मैं किधर लेके जाऊंगा, क्योंकि लोन बढ़ गया ना फिर से मेरा, इस साल मेरा लोन कितने से बढ़ा, 110 से बढ़ गया, पहले कितना था, इन दोनों को प्लस कर दो आप, पहले 110 था और अब 110 से, और पहले 1100 था, अब 110 से बढ़ गया, अब कितना हो गया ये, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हो गया,
ये आप आ गया 1210। अब यहाँ पे ये 110 का लोन और मुझे बढ़ गया। अब यहाँ पे इस डेट पे मेरी लोन की क्या वैल्यू होगी? लोन मेरा हो गया, यानी 1100 पहले का था और इस साल मैंने 110 और दिया। अब मेरी लोन की क्या आउटस्टैंडिंग वैल्यू आ गई? 1210 आ गया। ईयर 2 पे मेरा लोन जो है अब वो 1200 का हो गया। ठीक है, अब आपने फिर इसके ऊपर यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 10% लगाया। अब कितना आया? 121 आ गया। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने इस साल देना है, यानी आपने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल देना है। कितना देना है? 121। और ये किस में जाएगा? लोन में, क्योंकि लोन की वैल्यू बढ़ गई। अब आप ये तीनों लोन को ऐड करो, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर ऐड करो तो कितना आता है? लेट्स सी। लोन पहले कितने से बढ़ा? 100 से। फिर लोन कितने से बढ़ा? 110 से। और अब लोन कितने से बढ़ा? 121 से। तो कितना आ गया? तब भी आपका 331। ये देखें, ये और ये मैच कर रहा है। ये देखो, यानी कि आपने एक्सपेंस में हम लोग क्या करते थे? एक्सपेंस हम लोग उसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे उसी साल पे स्प्रेड करना होता है जिस साल का ये इंटरेस्ट होता है, राइट? तो ये किस साल हम लोगों दे तो तीसरे साल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यूज़ 3 डिफरेंट सालों में किया है, तो इसको स्प्रेड करेंगे 3 डिफरेंट ईयर्स पे। तो वही तो हम लोगों ने किया, जैसे सेम इसी तरह से हम लोगों ने 3 साल में डिवाइड किया है इसे। तो पहला साल का ये आ गया फर्स्ट ईयर फर्स्ट, ठीक है। ये आ गया दूसरे साल का, और ये आ गया तीसरे साल का। यानी कि ये इंटरेस्ट जो है, इस इंटरेस्ट को स्प्रेड इनटू 3 years, we spread this in 3 different years। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे करते हैं। सेम हम लोग लिखते हैं 3 years का, ऐसे आपको लाइन में आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। 0, सपोज ये 3 years, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ठीक है। सेम लोन हम लोगों ने लिया $1000 का, ठीक है। इस केस में एक हम लोग ये बात कर लेते हैं। अब देखें, इस केस में मेरे हालात अच्छे हो गए। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई। मैं अपने दोस्त को बोला मुझे $1000 का लोन चाहिए, 1000 का लोन चाहिए। मार्केट में जो रेट चल रहा है, फैक्ट्री रेट चल रहा है 10 का, ठीक है। मार्केट जो रेट है वो 10 का है, लेकिन मैं जो है कम का देना चाह रहा हूँ। आप बीइंग अ फ्रेंड, तो आप मुझे बोलते हो कि चलो ठीक है यार, मैं तुम दोस्त हो, बाय 10 के आप 10% में मिल रहा है लोन, तुम मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें कम इंटरेस्ट पे दे दूंगा, मैं तुम्हें 5% इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ। तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला चलो ठीक है, बैंक से लूँगा तो 10% देना पड़ेगा, दोस्त से मिल रहा है तो 5% देना पड़ेगा। तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला चलो ठीक है, इस तरह से डील डन कर दी मैंने। अभी देखो, फिर आप कहते हो आखिर में कि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम
165 का एक्स्ट्रा दे देना, यानी कि 1000 का लोन तो देना ही है, उसमें से प्लस 165 अलग से दे देना। ठीक है, एक मिनट, मैं ये बैटरी पे चार्ज कर दूँ, मेरी बैटरी भी कम हो रही है आईपैड की। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, इसमें कैसे करते हैं, अब इसमें क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। इफ़ेक्टिव रेट तो 10% है, लेकिन आप दे 5% रहे हो, यानी पे आप कर रहे हो 5%, पे आप कर रहे हो 5%। पहले साल क्या, इस साल की कैलकुलेशन क्या होएगी, हम लोग लोन के ऊपर 10% लगाते होते हैं, राइट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, यानी लोन कितने का था, 1000 का, 10% लगाया है इस पर, तो कितना आया पहले, इस पे हम लोग 10% लगाते हैं तो ये आ गया 100। ठीक है, पहले साल आपने इफ़ेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट पे लगाया, मार्केट के हिसाब से आपको मिला 100, आपने एंट्री बनाई, पहले साल की एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे, पहले साल आपने एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया आपने 100 से, लेकिन इसमें से दिए कितने आपने, इसमें से आपने कहा, आपने तो 5% दिया है, तो दिया 5% है, अगर 5% होगा तो 50 आता है, तो इसका मतलब है आपने कैश कितना पे किया वापस, कैश आपने 50 दिया, और फिर लोन, बाकी लोन में डाल दोगे, कितना लोन बाकी रहता है, 50 डॉलर्स। आपने बोला कि आपने 10% लगाया, 100 आ गया, कूपन रेट है 5%, यानी 1000 के ऊपर 5% लगाओगे तो ये आता है 50, यानी 50 का आपने पे कर दिया, 50 का आपने बोला कि अभी नेक्स्ट ईयर ले लेना, नो लोन में डाल दो, यानी तीसरे साल लेना है वो। तो ये देखो, ये पहली साल की एंट्री आ गई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया 100 से, कैश कर दिया 50 है, जो हमने करना है 50 पे कर दिया, 50 का आउटस्टैंडिंग लोन फिर भी रह गया। यहाँ पे पहले साल लोन की क्या वैल्यू आ गई होगी हमारे पास, अब हमारे पास लोन कितने का आ गया होगा, लोन पहले कितना था, 1000 का था पहले, और अब कितने से पे, 50 तो पे कर दिया आपने ना, 50 ये ले लिया, क्योंकि 50 का भी वापस करना है, तो 1050, यहाँ पे अब आपकी 1050 की वैल्यू आ गई, अब आपकी वैल्यू 1000, अब आपका लोन 1050 का हो गया। एक 1050 का लोन हो गया यहाँ पे। तो सेम आपने इस साल भी वैसा ही किया, आपने ये पहले साल किया, अब दूसरे साल भी कर लेते हैं। अभी कैलकुलेशन क्या किया आपने, अब आपने 1050 के ऊपर पहले लगाया 10% लगाया, क्योंकि 10% देना है ना आपने उसे, तो 10% लगाया तो कितना आया, 105 आ गया। एक्सपेंस में कितना जाएगा, इंटरेस्ट के एक्सपेंस में कितना जाएगा, एक्सपेंस में तो 105 जाएगा ना, लेकिन आपने दिया कितना, दिया तो आपने इसका आप 5% ले लो, आपने लेना जो इफ़ेक्टिव रेट है, इफ़ेक्टिव रेट जो कूपन रेट है वो हमेशा उसी पे लगता है जो फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू पे यानी 50 ही लगेगा, ये प्लीज़ याद रखना, ये आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं लगाना, कूपन रेट हमेशा जो फेस वैल्यू है उस पर लगता है। आपने दिए कितने, 50 दिए, तो फिर से कैश लिख दो यहाँ पे, 50 कैश दिया, और रिमेनिंग जो है वो लोन में डाल दो, रिमेनिंग कितना आता है हमारा, 55 रिमेनिंग जाएगा लोन में। अब आपका लोन कितने का हो गया होएगा, पहले लोन कितना था, 1050 का पहले था, अब लोन में कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 55 बढ़ रहा है लोन में, इसका मतलब अब लोन कितने का हो गया इस साल, अब आपके पास लोन की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका 1200, 1050 को
1105 का हो गया अब आपका लोन, यानी इस साल अब आपके पास 1105 का लोन हो गया दूसरे साल के एंड तक। यहाँ तक का हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये इंटरेस्ट है, जो इफ़ेक्टिव रेट के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो आपने जो कूपन रेट है, जो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू लोन नोट, वो कूपन रेट होता है जिसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट। ये फेस वैल्यू पे लगता है, हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100,000 लोन ही है, यानी कि जो नॉमिनल अमाउंट है उस पर लगता ही है। बस आपने एक बार लगा दिया तो पूरा साल वही चलेगा, पूरी पूरी लाइफ वही चलेगा, सिर्फ इफेक्टिव रेट चेंज होता है, ठीक है। ये वाली बात भी होगी। फिजिकल इंटरेस्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास लोन कितने का था यहाँ पे, लोन अब आपके पास हो गया 1105 का, ठीक है। इतना ही आ गया, 1105 का लोन आ गया। इस पे आप लगाओगे 10% इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट आपके पास कितना आया, ये आएगा आपके पास 110.5। इंटरेस्ट आपका कितना जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा, 110.5। ये तो आपका जाएगा इंटरेस्ट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसमें से कैश कितना पे करोगे आप, कैश वही 50 पे करोगे। अब बाकी कितना किस में जाएगा, लोन में, बाकी लोन में क्रेडिट हो जाएगा। कितना जाएगा लोन में, 60.5 लोन में चला जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। अब आप ये देखो, आप इन वैल्यूज़ को ऐड करो, मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको इसको और इसको ऐड करो। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये मैं ग्रीन चूज़ करता हूँ इसके लिए। 100 फिर 105 और फिर 110.5। ये तीनों कितना आता है, 315। ये तो आपका जाएगा एक्सपेंस में, ठीक है। अब रिडेम्पशन प्रीमियम देख लेते हैं, और ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि आपने 150 का रिडेम्पशन प्रीमियम देना है। क्योंकि ये देखें, ये 1 2 और 3 150, ये भी आपने जाना है, ठीक है। ये रिडेम्पशन प्रीमियम आ गया। अब आप इन तीनों को अगर ऐड करो, इस 55, इसको और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, जाने 50 55 एंड 60.5 कितना आता है, 50 + 55 + 60.5, इसका मतलब 165.5। ये आपने एडिशनल जो लोन का है वो है। ये देखें, ये रिडेम्पशन प्रीमियम लिखा हुआ है मैंने, यानी कि रिडेम्पशन प्रीमियम है, ये भी लिखा हुआ है मैंने रिडेम्पशन प्रीमियम। कि आपने ये रिडेम्पशन में दिया, रिडेम्पशन प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल एसेट का। हम आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, आखिरी।
चलो अब ये देखें, मैंने क्वेश्चन लिखा है, लोन कितना है, $1000 का लोन है। रिडीम 5 साल के बाद जब ये रिडीम करेंगे तो इसको हम लोगों को पे करना पड़ेगा 1250, इतना पे करना पड़ेगा, 1250 पे करना पड़ेगा। टर्म कितना है, 5 ईयर टर्म्स हैं। इंटरेस्ट पेड, जो आपने फिजिकल इंटरेस्ट पे किया है वो 5.9% है, और मार्केट में को जो रेट चल रहा है, इफेक्टिव रेट क्या है, वो 10% है। ठीक है, इसके लिए वो स्केजुअल भी बना सकते हो, जैसे हम लोगों ने पिछले ये क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन किए आप इस तरह से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, जो आप इसको स्केजुअल में भी बना सकते हो, या आपको ऐसे मैं मेंशन कर देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इफ़ेक्टिव रेट क्या है, 10%, वो लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड आपने कितना परसेंट किया है, यहाँ पे लिखा 5.9%, 5.9% आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट। और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड कितना है आपका, और रिमेनिंग बैलेंस, और जस्ट बैलेंस लिख लें आप यहाँ पे। ठीक है, अब ईयर 1 का यहाँ पे लिखते हैं, ईयर 1 में क्या होएगा, पहले कितना वैल्यू कितनी थी, 1000 का लोन था, 1000 का लोन था। इसको आप इसको हम लोग एमोटाइजेशन भी बोलते हैं, एमोटाइज्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, एमोटाइजेशन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमोटाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, 1000 का लोन था पहले साल, इंटरेस्ट कितने परसेंट दिया आपने, इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव रेट के ऊपर लगाते हैं, कितना है 10% है, इसका 10% कितना हुआ 100। और इंटरेस्ट, फिजिकल इंटरेस्ट आपने पे कितना किया 5.9%, इसका 5.9% है तो कितना आता है 59, ये आपने एक्चुअल पे किया। अब इसको आप इन दोनों को ऐड करो और इसको इनमें से माइनस कर दें, तो ये आता है आपके पास 1049, यानी इसको प्लस करो, जो भी बैलेंस आए इसको माइनस कर दो, फिर जो इज इक्वल टू ये, यानी कि आपके साल के आखिर में ये पहले साल के आखिर में इतना बैलेंस रह गया होगा। अब ईयर 2 पे आ जाओ, ईयर 2 में, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ईयर 2 का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सेम इसके ऊपर 10% लगाएं, इसके ऊपर 10% लगाया तो कितना आया 104 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर 5.9% लगाएं, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 1041/5.9%। ठीक है, ये कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1041/10%। इस पे आ गया ये अपने फिज़िकल इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गलती मत करना, ये आपने एक बार इफेक्टिव रेट निकाल दिया तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इफेक्टिव जो इंटरेस्ट पे है, फिज़िकल पे करना है, वो फेस वैल्यू पे करते हैं, यानी एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो हर साल ये इतना ही जाएगा, हर साल ये ईयर 3 में भी इतना, और ईयर 4 में भी इतना, और ईयर 5 में भी इतना ही जाएगा। ठीक है, अब आप इसको प्लस करके इसमें माइनस करो, यानी इन दोनों को आप प्लस करो, इन दोनों का माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1086.1। ठीक है, अब ये ईयर 3 आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इसका 1086.1, इसके ऊपर 10% लेंगे तो आ गया 108.61। ठीक है, इसमें से 59 माइनस किया तब बैलेंस आ गया आपके पास 1135.7। अब ईयर 4 में आप ये वाला बैलेंस इधर ले आओ 1135.7, इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो कितना आता है 113.57 माइनस 59, तो बैलेंस आया 1190.27। अब ये आ गया ईयर 5,
ये लास्ट ईयर है। अभी कितना बैलेंस आया 1190.27, यानी ये वाला क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस। इसमें से आपने 10% लगाया इसका तो कितना आता है 119.02 आ गया। इसमें से अगर आप -59 करते हो तो कितना आता है 1250। ये देखें, ये और ये मैच कर रहा है, क्योंकि आपके साल के आखिर में आपने कितना देना है प्रीमियम। आखिर में आपने रिडेम्पशन प्रीमियम आपने 1250 ही देना, और यहाँ पे भी 1250 ही है। अब ये देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। इन सब को ऐड करोगे तो कितना आता है। फिज़िकल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया 295 आपने फिज़िकल इंटरेस्ट पे किया 5 सालों में। और रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है आपका, यानी 1000 का था। ये देखिए 1000 का लोन था, आप कितना दे रहे हो 1250 दे रहे हो। इसका मतलब रिडेम्पशन प्रीमियम है 250 का रिडेम्पशन प्रीमियम है। ठीक है, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो ये बनता है तकरीबन 545 ही आपको। एक सा मतलब है एक लोन के पीछे आपको 545 जो है एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मुझे तीन चार लेक्चर लगेंगे इसको पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। तो इसके क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे इसको कवर करने के लिए, कि सब आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेक्चर बनाने के लिए, तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट योर फ्रेंड्स नो। बाय।